हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक के बृहद चतुर्थ शिलालेख के बारे में। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि सम्राट अशोक के समय और चंद्रगुप्त के समय वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण थे। आर्कियोलॉजिकल प्रमाण से यह साबित हो चुका है कि उस समय पर किसी भी प्रकार की जाति प्रथा नहीं थी और ना ही कोई वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन जब हम सम्राट अशोक का चतुर्थ बृहद शिलालेख देखते हैं तो उसमें एक शब्द आता है जो लिखा है ब्राह्मण समड़ा। अब यहाँ पर जब ब्राह्मण समड़ा आते हैं तो कुछ लोग यह प्रचारित करने लगते हैं कि जब उस समय पर जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो यह शब्द कैसे आया। आज हम इसी शब्द का एनालिसिस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छे से समझें कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। तो जब हम बात करते हैं चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से, कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और ब्राह्मण समड़ा के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ ब्राह्मण समड़ा से समूह का संबोधित हो रहा है वह भिक्षु संघ है। तो जो यहाँ ब्राह्मण समड़ा का यूज हो रहा है वह भिक्षु संघ है। इस भिक्षु संघ के लोग ही राग, द्वेष, मोह का समण करते थे। ये विद्वान भिक्षु संघ के लोग भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने अंदर के विकारों का समण करते थे, खत्म करते थे। यानी राग द्वेष का समण करते थे, दबाते थे, अपने अंदर के विकारों को निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। साथ में गृहस्थों को देशना अर्थात टीचिंग भी देते थे, जिस वजह से सम्राट अशोक अपने अभिलेख के माध्यम से उन लोगों को विद्वान भिक्षु ब्राह्मण समड़ा कहकर संबोधित कर रहे हैं और समग्र जनता से सम्राट आग्रह कर रहे हैं कि विद्वान भिक्षु को माता पिता के जैसा आदर करें। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ध्यान उत्कृष्ट करना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया है कि एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले तथा कथित जितने भी कलम कसाई लोग हैं, उन्होंने सम्राट अशोक के इस चतुर्थ अभिलेख में लिखित ब्राह्मण समड़ा का अनुवाद करते समय ब्राह्मण समण को अलग अलग दो संज्ञा नाम के व्यक्ति करते हुए उसमें पहला नाम ब्राह्मण को विकृत कर ब्राह्मण कर दिया, तो वहीं समण को विकृत कर श्रमण कर दिया। जबकि यहाँ ब्राह्मण समड़ा नाम से दो व्यक्ति संबोधित नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग पाली लेखन में एक वाक्य में भी जब दो या दो से अधिक संज्ञा नाम का उपयोग होता है तो पाली व्याकरण अनुसार उस पंक्ति में संज्ञा के बाद चा का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बुद्धो भूपालस्य चा अमचानंग चा धम्म देस्यति, इसका हिंदी अनुवाद राजा बुद्ध को और मंत्रियों को धर्म की देशना अर्थात धर्म का उपदेश देंगे। गामे कस्य का चा वाणिज्य चा वेज्या चा आचर्या चा बसंती, इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे गांव में किसान, व्यापारी, वैद्य और आचार रहते हैं। तो जो हम पाली में जो यूज करते हैं वहां पर हम चा का यूज करते हैं, तो जो ब्राह्मण समड़ा है वह साथ में इसका इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ आप लोगों ने पाली के वाक्य को देखा, कैसे दो संज्ञा के बीच में चा का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार सम्राट अशोक के अपने बृहद अभिलेख के चतुर्थ संदेश में ब्राह्मण समण का आदर करने को कहा है। यहाँ पर ब्राह्मण समण एक ही संज्ञा का नाम है, तो अगर यह
अलग अलग होता तो इसमें चा का यूज अवश्य होता। जिसे आज की भाषा अनुसार अनुवाद करें तो ब्राह्मण समण यानी विद्वान भिक्खु, मतलब जो भिक्खु विद्वान है, स्कॉलर है। अब यहाँ एक बात पर और गौर करें, आज के तथाकथित कलम कसाई लोग समण का अर्थ आम जनमानस में श्रवण से स्थापित कर दी, जबकि यह अर्थ किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त जान नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि समण का अर्थ जहाँ अपने अंदर के राग द्वेष का खात्मा करना होता है, वहीं श्रवण का अर्थ घूमना फिरना या देशाटन करना होता है। फिर भिक्खु संघ से इसका संबंध क्या है? कहीं कहीं कलम कसाई लोग इसी श्रवण का अर्थ श्रम अर्थात मेहनत यानी सुनने से भी करते पाए जाते हैं, जो कि भिक्खु संघ के लिए उपयुक्त नहीं है। पाली में भ्रमण, श्रवण, सुनना जैसे शब्द हेतु अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। पाली के इस समण शब्द का अर्थ नष्ट करना होता है। आज भी हिंदी भाषा में इस समण शब्द का उपयोग नष्ट करना, शांत करना, बुझाना, दबाना से ही किया जाता है। जैसे अग्निशमन वाहन यानी आग बुझाने वाली गाड़ी, अग्निशमन यंत्र यानी आग पर काबू पाने वाली मशीन। समण का शब्द अर्थ आज इतना स्पष्ट होने के बाद भी भिन्नक वर्ग का तथा कथित कलम कसाई लेखक अपने कलम से समण को श्रवण, भ्रमण, श्रम जैसे भावार्थों द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, जबकि इस समण का प्रयोग त्रिपिटक के खुद्दक निकाय के धम्मपद में कई बार किया गया है। वहां पर भी समण का अर्थ नष्ट करना यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करते हुए भगवान बुद्ध के बताए मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा पर चलना है। जिसे धम्मपद में उपयोग किए गए सूत्र को आप लोग देख सकते हैं। ना मुंडकेन समलो अब तो अलंकं भणंग, इच्छा लाभ संपन्नो समलो किन भविष्यति। अर्थात जो व्रत रहित मिथ्याभाषी है वही मुंडित होने से समण अर्थात साधक नहीं होता। इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष क्या समण बनेगा। ऐसे ही 265 में लिखते हैं, योचा समेति पाणी अणुंग थूलाती सभ्यसो समित्ता ही पापनन समणोति पवच्यति। किंतु जो छोटे छोटे पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है, मतलब समण करने वाला है, पापों का शमन करने के कारण ही समण भिक्खु कहा जाता है। नोट, आज भी कुछ जगह पर समण अर्थात नष्ट का उपयोग पूर्वक रहे भावार्थ में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अग्निशामक यंत्र, अग्निशमन विभाग या अग्निशमन गाड़ी आदि। चूंकि इस शिलालेख के अलावा अन्य किसी अभिलेख में ऐसा शब्द नहीं मिला है, अतः इस एकमात्र शब्द के आधार पर ब्राह्मण को ब्राह्मण जाति के रूप में घोषित कर देना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व में जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए, उन्होंने कहीं पर भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है कि उस समय आज की जाति व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि हमने पहले बताया था, बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधित किया जाता था। पूर्व में प्रचलित शब्दों को आज की अपनी मनोकूलता अनुसार शब्दों से जोड़कर समाज में इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, यह सवाल पैदा होता है। इस ब्राह्मण शब्द का अर्थ विद्वान होता है। इसकी पुष्टि उस समय के यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने भी की है। उन्होंने ब्राह्मण को यूनानी भाषा में ब्राचमैन लिखा है, जिसका अर्थ विद्वान ही होता है। वैसे आज के तथाकथित
लेखकों द्वारा शब्दों की जो जुगलबंदी की गई है वह निश्चित ही कपोल कल्पित मान्यता है। उस ब्राह्मण शब्द पर मैं कह सकता हूं कि उससे आज वाला जाति सूचक ब्राह्मण कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्राह्मण जाति को बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपने अपने जाति और वर्ण सूचक संबंध वाले शब्दों को बांधते हुए दिखाना होगा। उस समय के सभी सम्राटों का निश्चित अभिलेख आज प्राप्त है, जिसमें सभी सम्राटों ने अपने अपने कुल वंश का नाम लिखित साक्ष्य के रूप में लिखकर छोड़ दिया है। लेकिन आज तक किसी भी सम्राट ने किसी भी अभिलेख में अपने आप को किसी जाति या वर्ण से जोड़ते हुए नहीं लिखा है। भारत में जाति की उत्पत्ति प्रामाणिकता के साथ 8वीं शताब्दी के बाद से मिलती है। अब जब लिखने वाला सक्षम शासक वर्ग अपना या अपने पूर्वज की जाति नाम नहीं लिखा, तो फिर भीख मांगकर जीवन यापन करने वाला कोड़ी दास अपनी जाति का नाम कैसे लिखा होगा, इसका अंदाजा आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। तो यदि आप इसकी और डिटेलिंग में वीडियो चाहते हो तो हम इसमें और भी डिस्कस कर सकते हैं ब्राह्मण शब्द के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, कि कैसे ये ब्राह्मण से ब्राह्मण शब्द बना, इसको संस्कारित करके ब्राह्मण बना। जो हमारा मूल उद्देश्य था वह हमने पूरा किया। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।